हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स में आपने अल्कोहल और फिनॉल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए थे। लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे, और साथ ही हमने अपने 2 कमर्शियल अल्कोहल्स पढ़े थे, इथेनॉल एंड मीथेनॉल। तो होपफुली आपने वो रिवाइज किया होगा घर पे अच्छे से, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। और अभी हम आज के सेशन में ईथर के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी आपने कुछ चीज़ें ईथर के बारे में पढ़ ली हैं, जैसे ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और वहीं उसकी क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने देख लिया था। कुछ और चीज़ें आज ईथर के बारे में पढ़ेंगे, और आज के सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ साथ उसको प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बनाने की विधि। सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जिसमें कि उनका नॉमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वहीं साथ साथ उनको प्रिपरेशन मेथड जो उनके थे, यानी बनाने की विधियां जो थी, और उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें कि आपने क्या देखा था, अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी और साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, आज के सेशन में हम ईथर की बात करते हैं, ईथर को समझते हैं, फिर उसको बनाने की विधियां हम देखेंगे। ओके, और अगर सेशन में टाइम रहता है तो उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज की बात भी करेंगे ईथर की। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ईथर की। ईथर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका? जब ऑक्सीजन की दोनों साइड क्या होते हैं, आपकी एल्केन की चेन पाई जाती है या एल्काइल ग्रुप पाए जाते हैं, तो उसको ईथर कहा जाता है। ओके, ये किसके मॉलिक्यूल के साथ रिजेंबल कर रहा है? ये आपका क्या होता है, अल्कोहल। ये आपका होता है वाटर, एंड ये आपका है ईथर। ओके, तीनों में क्या है, आपका बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, और आप क्या देखते हैं, ऑक्सीजन पे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर क्या देखा जाता है कि इसमें रिपल्सन होता है। लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो इसके कारण फिर ये बॉन्ड इधर को और झुकते हैं। ठीक है, ये इन पर भी क्या करेगा, रिपल्सन लगाएगा। लेकिन अल्कोहल के केस में आपने क्या देखा था, चूंकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था, इसलिए ये दूर जा रहे थे। ठीक है, और दूर जाने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा था एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर में दोनों जगह हाइड्रोजन है, अल्कोहल में आपने बोला एक जगह एल्काइल ग्रुप आ जाता है। वहीं अगर बात करते हैं ईथर की, तो ईथर में आपको पता है कि यहाँ से अगर ये इसको रिपेल करेगा, प्रेशर फील करेंगे ये दोनों एल्काइल ग्रुप, तो ये बॉन्ड इधर को जाएगा। ठीक है, छोटा होगा यानी बॉन्ड एंगल, तो होना क्या चाहिए था, ये पास पास आ जाएंगे ऐसे, आर और आर डैश। लेकिन आपको पता है एल्काइल ग्रुप दोनों बल्की ग्रुप हैं, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में भी क्या करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा दोनों के बीच में, और इस वजह से आप क्या कहते हैं कि बॉन्ड एंगल जो कि 109.28 मिनट का होना चाहिए था, वो 109 डिग्री 28 मिनट ना हो करके कितना हो जाता है, 110 डिग्री का हो जाता है। ओके, तो जब हम ईथर की बात करते हैं, ये आपका ईथर है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 110 डिग्री का हो जाता है। ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी, टेट्राहेड्रल होती है। ओके, और अगर शेप की बात करें तो बेंट शेप आती है, बेंट रहता है ना ये इस तरह से। ओके, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी ईथर के बारे में। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम और पॉइंट देखते हैं।
ओके, क्या हुआ, जो आपका एल्काइल ग्रुप है दोनों तरफ ऑक्सीजन के, उनके कारण बल्कीनेस आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, या आप क्या कहेंगे कि दोनों एल्काइल ग्रुप एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो है लेकिन उसकी वजह से बल्कि ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है जो कि 110 डिग्री का हो रहा है। ओके, ये आपने यहाँ पर देखा। ईथर को और क्या कह सकते हैं, ईथर को कहा जाता है चेन ब्रेकिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन ब्रेकिंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, चेन ब्रेकिंग फंक्शनल ग्रुप। अब समझते हैं चेन ब्रेकिंग किस प्रकार है। एक एल्कीन की चेन ले लीजिए, जैसे सिंपल है CH3 CH2 CH3, ये एक एल्केन है। ओके, या कार्बन चेन, इसको ब्रेक कर देंगे। कहां पर से ब्रेक करते हैं, यहां पर से ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद यहां पर ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं, CH3O CH2 CH3। तो ये आपका क्या बन गया है, ईथर बन गया है। ठीक है, और इसने क्या किया, ये जो आपकी कार्बन की चेन थी इसको ब्रेक करके इसके बीच में ऑक्सीजन आ गया है और उसके बाद ये ईथर बना है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चेन ब्रेकिंग फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो आपका ये ऑक्सीजन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट लिखेंगे इसमें, ईथर शोज functional isomerism with alcohol and metamerism। तो दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म और एक आ रहा है मेटामेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपका क्या कहता है, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन उनका नेम चेंज हो जाता है। आप क्या कहते हैं कि जो कंपाउंड का नेम होगा वो चेंज हो जाएगा, या फिर कंपाउंड चेंज हो जाते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ठीक है, यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे आपके कंपाउंड्स में, लेकिन नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वहां पर IUPAC नेम चेंज हो जाता है, और नेम चेंज हो जाएगा तो आपका कंपाउंड चेंज हो जाता है। ओके, इतनी चीजें समझ गए। अब बात करते हैं ईथर की। ईथर क्या कहता है कि वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाता है, किसके साथ, आपके अल्कोहल के साथ। ओके, तो अभी देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा होगा। तो हमारे पास एक ईथर है, उसका हमने आइसोमर बनाना है और वो किस में होना चाहिए, अल्कोहल में होगा। ओके, तो चलिए एक बहुत सिंपल सा ईथर ले लेते हैं, इथॉक्सी ईथेन। इथॉक्सी ईथेन क्या कहता है, दोनों साइड ऑक्सीजन के इथाइल ग्रुप है। ये है, ये क्या है आपका, इथॉक्सी ईथेन एक ईथर है। ओके, इससे आपको अल्कोहल बनाना है। ओके, पहले आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4। ओके, हाइड्रोजन कितने, 10, C4 H10, और एक ऑक्सीजन। तो इसी प्रकार का आपने अल्कोहल बनाना है, जिसमें कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 4 कार्बन लिख लीजिए। ये आपके 4 कार्बन हो गए।
एक आपका क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। चूंकि आपको अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लीजिए पूरा, H, एक HP आ गया। अब कितने H बच गए, 9 हाइड्रोजन बच गए। अब ठीक है, अब वो 9 हाइड्रोजन को लगा दो, क्योंकि यहाँ से आपका चेन स्टार्ट हो रही है, तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको भी आपके 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो हो गया आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, तो आपके 4 कार्बन हो गए, 10 आपके हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। और इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है आपका, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल 1। ओके, तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। ओके, ईथर क्या कर रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है अल्कोहल के साथ, यानी ईथर को आप अल्कोहल के में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको आइसोमर पूछा जाएगा, फंक्शनल आइसोमर पूछा जाएगा ईथर का, तो आप अल्कोहल के में उसको कन्वर्ट कर दें। ओके, क्योंकि दोनों में ही एक ही ऑक्सीजन चाहिए होता है आपको, ईथर में भी एक ही ऑक्सीजन है, और आपका ब्यूटेनॉल यानी अल्कोहल जो है उनमें भी क्या है, एक ही ऑक्सीजन है। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर मैं आपको मेटामेरिज्म समझाती हूँ कि मेटामेरिज्म क्या है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ आप ईथर बनाइए। ईथर क्या है आपका, इथॉक्सी इथेन जो हमने लिया था वही ले लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। ये क्या है आपका, इथॉक्सी इथेन। मेटामेरिज्म कहता है कि जब आप एक ही केमिकल, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दो तरह के ईथर बना रहे हैं, ठीक है, या क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो आपका है ईथर में, उसके दोनों साइड कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन ला रहे हैं। ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन, ओके, नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप्स और नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, जितने एल्काइल ग्रुप उधर हैं या जितनी बड़ी कार्बन की चेन वहां पर है, उसमें अगर आप किसी भी प्रकार से परिवर्तन ला रहे हैं, ऑक्सीजन के दोनों साइड की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों साइड इथाइल ग्रुप है, दो दो कार्बन है। ओके, अगर हम इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाएंगे तो वो क्या कहा जाएगा, उसको मेटामेरिज्म कहा जाएगा। और ये परिवर्तन किस प्रकार से होगा, परिवर्तन इस प्रकार होगा कि आपका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो चेंज ना हो, यानी पूरे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना आए। ओके, तो समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पर इथॉक्सी इथेन का एग्जाम्पल लिया है, तो हमने क्या देखा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके 2 कार्बन की चेन है और राइट हैंड साइड में भी 2 कार्बन की चेन है। ओके, इसमें किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सकता है, ऑक्सीजन ले लिया हमने, दो दो कार्बन एटम से दोनों साइड, हम क्या करते हैं, एक साइड एक ही कार्बन एटम लेते हैं CH3 और एक साइड अपने 3 कर दिया। अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम ही है, C4H10O ही है। देखिए 4 ही कार्बन है, इस वाले में भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 10। ओके, और एक ही ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चेंज किस में आया, यहाँ पे परिवर्तन आया ऑक्सीजन के दोनों साइड। जब हम श्रृंखला की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन थे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है। ठीक है, तो हम देखते हैं जब भी आप कंपाउंड के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करते हैं उसकी संरचना में, तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, या आप क्या कहते हैं कि लगभग पूरा कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका इथॉक्सी इथेन था। ये क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि जो छोटी चेन होगी उसको आप पहले लिखते हैं IUPAC में, तो मिथॉक्सी और उसके साथ क्या है आपका प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये आपके क्या होंगे आपस में, इनको कहा जाएगा, ये दोनों आपके मेटामर्स कहलाएंगे। ओके, और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, जिसमें आपका एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 2 तरह के ईथर ही बने, दोनों बने, तो उनको क्या कहा गया, मेटामेरिज्म कहा गया। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से ये नोट करेंगे।
यानी मेटामेरिज्म में आपने कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन के दोनों साइड श्रृंखला में अगर परिवर्तन आपको दिख रहा है जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है तो वो क्या है, आपका मेटामेरिज्म है। और इस प्रकार के बने हुए दोनों कंपाउंड्स आपके क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। चलिए, तो ये ईथर के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी ईथर को बनाने की विधियां, ईथरों का विरचन जिसे कहते हैं। यानी ईथरों को किस प्रकार बनाया जाए। ठीक है, सबसे पहले आता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, या एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा। ठीक है, तो निर्जलन आपको पता है, निर्जलन क्या होता है, जब आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और किसका डिहाइड्रेशन किया जा रहा है, एल्कोहल का। तो आपको याद होगा जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे तब भी हमने ये देखा था कि अगर एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन किया जाता है तो वहां पर एक केस ऐसा आ रहा था जहां पर ईथर बन रहा था। ओके, तो ये वहां पर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में ये पढ़ा है, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ईथर को किस प्रकार बनाया जाता है, एल्कोहल से बनाया जाता है। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे तो तब क्या कहेंगे कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है और वो ईथर वहां पर प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, एल्कोहल किस में जाते हैं, निर्जलन में जाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, किसी प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में, दैट मे बी H2SO4 और H3PO4, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, यानी जहां से भी आपका प्रोटॉन निकल रहा होगा। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ईथर के अलावा आपका एल्कीन भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है, रिएक्शन कंडीशन, अभिक्रिया के लिए जो परिस्थितियां बनाई गई हैं उन पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू ईथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 Kelvin at 413 K, इथॉक्सी ईथेन इज द मेन प्रोडक्ट। क्या कहा जा रहा है कि इथेनॉल आप ले रहे हैं, दोनों ही केस में H2SO4 एज अ कैटलिस्ट लिया जा रहा है या उससे रिएक्ट कराया जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर में किसी प्रकार से परिवर्तन ला रहे हैं और आपको दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो रिएक्शन से समझते हैं किस तरह से आपके दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। सिंपल, आपने इथेनॉल लिया था, इथेनॉल क्या होता है आपका, CH3 CH3 CH2 OH आपने लिया था। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर कितना है, 443 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे रिएक्ट कराने पर वो क्या कह रहे हैं कि इथीन बन रहा है, यानी यहां से क्या निकल रहा होगा, एक H और एक OH मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, निर्जलन हो रहा है ना, यानी वाटर मॉलिक्यूल तो निकलेगा ही निकलेगा। जब इतना 2 H और एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया यहां से तो क्या बचा, ये और यहां से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या बच गया, CH3CH बच गया, यानी 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन बच गए। तो 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन को आप कैसे लिख सकते हैं, ये हो गए 4 हाइड्रोजन है इसमें और 2 कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे आप क्या कह रहे हैं, ईथीन। ओके, तो ये इस प्रकार हो रही है रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या कह रही है कि फिर से आप अल्कोहल लीजिए, फिर से आप अल्कोहल ले लीजिए और सेम अल्कोहल है आपका इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, और इसकी रिएक्शन फिर से H2SO4 के साथ ही करानी है, लेकिन इस बार हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, 413 केल्विन ले लिया है
और यहाँ पर आप देखेंगे कि इथीन नहीं बना, एल्कीन प्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि ईथर प्राप्त होता है। और वो ईथर क्या है आपका? इथॉक्सी ईथेन है, यानी CH3 CH2O CH2 CH3। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर ईथर फॉर्म हो रहे हैं। दूसरा आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि अगर आप एसिड के जो आपका यहाँ पर अम्ल है H2SO4 और अल्कोहल है, इन दोनों में क्या करते हैं, अगर किसी भी प्रकार से परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन मतलब इनकी क्वांटिटी में आप बोल सकते हैं। अगर आप अल्कोहल को एक्सेस में लेते हैं तो तब आपका क्या प्रोड्यूस होगा? ईथर प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आपने एसिड को एक्सेस में ले लिया है तो उस केस में आपका एल्कीन प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं? यानी यहाँ पर एक्सेस में लिया गया होगा H2SO4, दैट्स वाई आपका एथीन प्रोड्यूस हुआ है। ओके, और अगर बात करें दूसरी रिएक्शन की तो वहां पर एक्सेस में आपका क्या था? अल्कोहल रहा होगा और तभी आपका ईथर प्राप्त हुआ। यानी अगर आपको ईथर बनाना है तो आपको अल्कोहल को एक्सेस यानी ज्यादा मात्रा में लेना होगा एज कंपेयर टू H2SO4। ओके, तो डिहाइड्रेशन में आपके दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। आप बताएंगे कि जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक एल्कीन होगा और एक ईथर होगा। ये डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पर कि कब आपका एल्कीन प्रोड्यूस होगा और कब आपका ईथर प्रोड्यूस होगा। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे इन रिएक्शंस को समझेंगे। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन है ये, इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इंडायरेक्टेड बिलो। यानी आपको पता है इसकी मैकेनिज्म आपने पहले भी देखी है, जहां पर आप क्या कहते हैं कि H+ जो है वो आपका अल्कोहल से जुड़ने आए, एसिड से जुड़ने आएगा अल्कोहल पर, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह वहां से एक H2O का मॉलिक्यूल क्या होता है, निकलता है, और फिर आपको ईथर या एल्कीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम ईथर की यहाँ पर प्रिपरेशन देख रहे हैं तो हम ईथर के रिस्पेक्ट में ही मैकेनिज्म को समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? आपके पास था अल्कोहल, कौन सा? इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH। आपको पता है O पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, यहाँ पर H+ आपका जुड़ने आएगा फर्स्ट स्टेप में और क्या बना लेगा? CH3CH2O, और यहाँ पर दो H आ जाएंगे। ओके, ये सेकेंड स्टेप आपका क्या कहेगा? चूंकि अल्कोहल आपने एक्सेस में लिया है तो दूसरा अल्कोहल भी आएगा यहाँ पर जुड़ने। ये आपका दूसरा अल्कोहल हो गया, प्लस जो यहाँ पर आपका ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, CH3CH2O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके, तो ये समझ रहे हैं आप? यानी ये ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ इस CH2 से, और ये ऑक्सीजन और CH2 के बीच का जो ये वाला बॉन्ड है ये टूटेगा, और किस रूप में टूटेगा? यहाँ से H2O अलग हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ से ये पार्ट टूट करके H2O बन गया। अभी बाकी मॉलिक्यूल क्या रह गया आपका? CH3CH2O आपका यहाँ से है ये वाला पार्ट, CH3CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर H है आपका, और साथ में क्या जुड़ा यहाँ से? इतना पार्ट। ओके, तो क्या जुड़ा? यानी इथाइल ग्रुप जुड़ा, CH2CH3, ये जुड़ गया ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या करेगी? थर्ड स्टेप में आपका डीप्रोटोनेशन होगा, अगर आपको याद होगा। यानी जो ये H+ यहाँ एसिड से आया था, उस एसिड को हमने वापस वो H+ देना है, क्योंकि वो कैटलिस्ट है तो वो लास्ट में रिएक्शन के बाद भी वैसे ही रहेगा। तो यानी जो ये H यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसको निकालना है। ओके,
और ऑक्सीजन को क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो H वहां से हट जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, ईथर बन जाएगा। ठीक है, ये इस पर H है, पॉजिटिव चार्ज है, साथ में आपका क्या है CH2 CH3 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी प्रोटोनेशन हो रहा है और डी प्रोटोनेशन के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होगा। प्लस H प्लस। ओके, तो ये आपका क्या है, ईथर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार इसकी मैकेनिज्म हमने देखी कि 3 तरह से चलती है, जहां पर आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले आपका प्रोटॉन आएगा जो अल्कोहल पे अटैक करेगा, ओके, और ऑक्सीजन से आपके 2 H जुड़ जाते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देन आप क्या कहते हैं कि सेकेंड स्टेप में आपका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, या आप क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन यानी H2O वहां से अब हटेगा। ठीक है, निर्जलन होता है सेकेंड स्टेप में, H2O हट जाता है, फिर भी ऑक्सीजन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक प्रोटॉन अभी भी, एक H अभी भी जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, जिसको कि थर्ड स्टेप में जो हटता है या डी प्रोटोनेशन उसको कहा जाता है, डी प्रोटोनेशन कहा जाता है। तो डी प्रोटोनेशन से वो H प्लस अलग हो जाता है और आपको ईथर प्राप्त हो जाता है। ये इस प्रकार इसकी क्या है, मैकेनिज्म। ओके, चलिए, acidic dehydration of alcohols to give an alkene is also associated with substitution reaction to give an ether. Okay, the method is suitable for the preparation of ethers having primary alkyl groups only. Okay, इन मेथड से क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स वाले जो आपके ईथर्स हैं उनको अच्छे से बनाया जा सकता है। द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो, अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, अनहिंडर्ड अगर आप ग्रुप नहीं लेते हैं या टेम्परेचर को कम नहीं रखते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएंगे अपने, और द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे। तो हम क्या देख रहे थे, ईथर बनने के लिए SN2 मैकेनिज्म या पाथ फॉलो कर रहा है अल्कोहल, लेकिन अगर उस तरह की कंडीशन नहीं रखी जाएंगी तो SN1 पाथवे को फॉलो करेगा। एंड व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शियरी, अबाउट व्हिच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, हाउएवर द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स टू गिव corresponding ether is unsuccessful as elimination competes over substitution, and as a consequence alkenes are easily formed. तो क्या समझे कि अगर उस प्रकार की कंडीशंस नहीं रखी जाएंगी अल्कोहल से ईथर बनाने की, तो आपका एल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने ईथर के बारे में पढ़ा, और जिसमें कि हमने जनरल इन्फॉर्मेशन देखी ईथर के बारे में। हमने देखा कि उसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, जिससे कि ईथर और अल्कोहल बन सकते हैं आपके विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेटामेरिज्म की बात की हमने कि अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज कर देते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेम रखा जाएगा, तो उनको आपके मेटामर्स कहा जाएगा। ओके, साथ ही हमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी ईथर्स को बनाने की विधियां, जिसमें आपने सबसे पहले देखा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है, यानी उनसे वाटर मॉलिक्यूल हटाया जाएगा, पानी निकाला जाएगा, तो उस केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके ईथर्स में, और एल्कीन में कन्वर्ट होंगे। एल्कीन भी आप वहां पर देख रहे हैं। तो इस तरह से रिएक्शन कंडीशंस रखी जाएंगी कि आपका ईथर फॉर्म हो। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको रिवाइज करना है, इसी प्रकार की रिएक्शन अपनी एक्सरसाइज में देखनी है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।